अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखूं कि अफ्रीका में 14 ऐसी कंट्रीज़ है जो अभी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या मैं कोई सेंसेशनल बात कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ मजाक है? बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार झा ग्लोबल साउथ फोरम से, और मैं यहाँ पे आपके सामने लाने जा रहा हूँ उन 14 कंट्री का इतिहास जो आज तक इंडिपेंडेंस पा नहीं सके। कहानी की शुरुआत होती है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से। ब्रिटेन की कॉलोनीज़ में हम देखते हैं वायलेंस, हम देखते हैं हिंसा और एक लंबा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जिससे उनको आज़ादी मिलती है। बट अगर हम फ्रेंच की कॉलोनी की तरफ जाते हैं तो फ्रेंच की कॉलोनी में हम ज़्यादा वायलेंस नहीं देखते, एक्सेप्ट अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया, कहीं पे वायलेंस होता ही नहीं है। इनफैक्ट जब रेफरेंडम कराया जाता है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए, तो आप ये सुनिए ध्यान से, जब इंडिपेंडेंस के लिए वहाँ पे फ्रांस गवर्नमेंट रेफरेंडम कराती है तो सिर्फ एक कंट्री होती है जो कहती है हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, वो है गिनी। बाकी 14 कंट्रीज़ कहती है हमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए फ्रांस की सरकार से। बट परिस्थितियाँ चेंज हो रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, और सब जगह कॉलोन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का मूवमेंट चल रहा था। तो फ्रांस एक नया सिस्टम लाने की कोशिश करता है अंडर चार्ल्स डे गॉले, जो उस टाइम फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। फ्रांस ये चाहता है कि हम सुपर पावर दिखें। अब एक तरफ आप सुपर पावर की रेस देख रहे हो, एक सामने यूएसएसआर है, एक सामने यूएस है। वहाँ पे फ्रांस ये दिखाना चाहता है कि हम भी एक सुपर पावर है, तो वो एक नई तरीके की सिस्टम का इजाद करता है। वो बहुत अलग अलग तरीके के अग्रीमेंट, जिसमें कि इकोनॉमिक अग्रीमेंट, मिलिट्री अग्रीमेंट, उन सारी 14 कंट्रीज़, 15 कंट्री जो भी उसकी कॉलोनी थी अफ्रीका में, उनके साथ करता है। इस अग्रीमेंट में होता आगे क्या है ये हम आगे समझेंगे। उन्हीं सारे अग्रीमेंट में जो सबसे मेन अग्रीमेंट निकल के आता है वो है CFA फ्रैंक। CFA फ्रैंक को फ्रेंच में क्या कहते हैं? CFA फ्रैंक को फ्रेंच में प्रोनाउंस करते हैं कम्युनिटेयर फिनेंशियर दी अफ्रीक फ्रैंक। इसका इंग्लिश मतलब है फिनेंशियल कम्युनिटी ऑफ अफ्रीका। CFA फ्रैंक के अब मैं आपको कंडीशन बता दूं जो इसको जान के आप शॉक रहेंगे। वो इसलिए मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि ये CFA फ्रैंक सिस्टम जो है ये उन 14 अफ्रीकन कॉलोनी जो फ्रांस की फॉर्मर कॉलोनी थी उनके साथ अभी भी लागू है। इसका पहला कंडीशन है, ये फ्रांस की सरकार है जो तय करती है कि कितना करेंसी सर्कुलेट होगा उस पर्टिकुलर 14 कंट्रीज़ में। उन 14 कंट्रीज़ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रांस के सेंट्रल बैंक में रखा रहता है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर लेफ्ट इन फ्रांस सेंट्रल बैंक। और फ्रांस सेंट्रल बैंक सिर्फ वो पैसे रखता ही नहीं है, वो उन पे फ़ी चार्ज करता है उस पैसों को रखने का। मतलब ये कितनी बड़ी आयरनी है कि देखिए, जिस सरकार का पैसा रख रहे हो वो पैसा भी आप रख रहे हो और उनके उस पर आप फ़ी भी चार्ज कर रहे हो रखने का। उसके बाद फ्रांस की जो सेंट्रल बैंक है उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से बहुत सारा पैसा बनाती है, इंटरेस्ट अर्न करती है उसको इन्वेस्ट करके। और आयरनी ये है कि वही पैसा फ्रांस की गवर्नमेंट उन सारी 14 कंट्री को एज अ एड के रूप में देती है। मतलब कमाल की बात आप ये देखिए, पैसा उन्हीं कंट्रीज़ के पैसे से पैसे बना के फ्रांस की गवर्नमेंट उन सारी कंट्रीज़ को एड देती है। और उस एड का कंडीशन क्या होता है कि उस एड के जो पैसे हैं आप कहीं और नहीं खर्च कर सकते। उस एड के पैसे सिर्फ आप फ्रेंच गवर्नमेंट के वर्क में, जैसा फ्रेंच की मान लीजिए किसी कंपनी के साथ कोलेब्रेशन है, वहाँ की मान लीजिए टेक फॉर एग्जांपल ऑफ सेनेगल अगर किसी फ्रेंच कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर रहा है तो आप वहाँ पे पैसा करोगे। फ्रांस की डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ है, आप वहाँ पे उन पैसों का खर्चा करोगे। उसके बाद क्या है कि जो करेंसी है वो पहले 1994 के पहले, जब तक कि यूरोपियन यूनियन का फ्रांस मेंबर नहीं बना था, करेंसी पेग्ड होती थी फ्रेंच के साथ, लेकिन अब वो करेंसी होती है पेग्ड यूरो के साथ। अब इससे होता क्या है ये समझिए, जब आपकी करेंसी, इससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास, सेनेगल के पास, आइवरी कोस्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू करें, और वो अपना इंटरेस्ट रेट भी वो नहीं डिसाइड कर सकते। वो कौन डिसाइड करेगा? तो फ्रांस सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। अब इससे लॉस क्या हुआ है अफ्रीका को, और स्पेशली फ्रेंकोफोन अफ्रीका को? ये समझिए कि अफ्रीका की मोस्ट ऑफ द कंट्री, जब आप पैटर्न देखोगे, इकोनॉमिक पैटर्न, तो वो किसी एक रॉ मटेरियल या किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होती है। अब जब आपकी इकोनॉमी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है तो होगा क्या? अब आप उसका सेल करने जाओगे इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन सेल के मायने में अगर आपका करेंसी स्टेबल नहीं है और करेंसी मतलब सपोर्ट नहीं करता उस प्राइसेस को, तो आप डीवैल्यू करके एक्सपोर्ट में अपने को प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो मतलब ये कितना बड़ा आयरनी है देखिए। उसके बाद इस CFA फ्रैंक सिस्टम क्या कहता है कि इन 14 कंट्रीज़ में जितना भी रिसोर्सेज है, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो गोल्ड हो गया, माइका हो गया, कॉपर, कोई भी कितने भी तरीके का नेचुरल रिसोर्स, उस पर पहला हक फ्रांस की गवर्नमेंट या फ्रांस की कंपनी का होगा।
अगर फ्रांस रिजेक्ट करती है उस रिसोर्सेज को, तब जाके वो कंट्रीज है वो किसी और कंट्री को सेल कर सकती है। और ये मैं कोई ऐसी बातें नहीं कह रहा हूँ कि कॉलोनाइजेशन के टाइम की बात है, ये बात है अभी की, ये सिस्टम अभी प्रेजेंट में लागू है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इसका क्या मतलब हुआ, जब अफ्रीका का डीकोलोनाइजेशन हुआ, स्पेशली वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका का, तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रांस ने दिया, बट जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस था वो फ्रांस सरकार नहीं दे पाई। अब फॉर एग्जांपल छोटी छोटी बात है, जैसे देखिए कभी किसी ज़रूरत पे कंट्रीज़ को पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो अपना पैसा जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रांस की सेंट्रल बैंक के पास है वो डिमांड करते हैं। बट फ्रांस की सेंट्रल बैंक क्या चार्ज करती है, कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हीं के पैसों पे चार्ज करती है। ये सबसे ज़्यादा देखा गया था 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम, जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान थी और वो कंट्रीज़ अपने पैसों के ऊपर फ्रांस की गवर्नमेंट से लोन लेती है। इसके बाद हम आते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या है, जो CFA फ्रैंक सिस्टम है ये मेनली 2 करेंसीज में चेंज हो जाता है। एक है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, जिसके अंदर 8 कंट्रीज़ कवर होती है। पहली है माले, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, नाइजर, बेनिन, टोगो, गिना बिसाओ। उसके बाद 6 सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जो सेंट्रल CFA फ्रैंक सिस्टम के अंदर आती है। उनमें है कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। दोनों करेंसीज भले अलग सिस्टम में आती है, बट दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों में कंडीशन सेम अप्लाई होता है। इस करेंसी सिस्टम और इस पूरे सिस्टम का मैं आपको फ़ायदा बताऊं। प्रेसिडेंट चिराग, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बार कहा कि हमें ये एडमिट करना चाहिए कि जो हमारे सेंट्रल बैंक पे जितना पैसा है वो मोस्ट ऑफ द मनी अफ्रीकन का है। वो आगे कहते हैं कि विदाउट अफ्रीका फ्रांस की जो स्थिति है वो पावरफुल स्टेट की नहीं रह जाएगी, वो थर्ड वर्ल्ड स्टेट या डेवलपिंग स्टेट की हो जाएगी। यही रिसेंटली इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में कहा कि अगर हम अफ्रीका और फ्रांस के रिलेशन को सिवियर करते हैं, ये जो नियो कॉलोनियलिज्म का रिलेशन है, तो फ्रांस G7 में नहीं रहेगा, वो G20 से भी नीचे चला जाएगा। ये आप इस सिस्टम का इंपॉर्टेंस समझिए। अब इस सिस्टम से हुआ क्या है, तो इस सिस्टम ने अफ्रीका के इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। क्योंकि है क्या, आपका रॉ मटेरियल डिपेंडेंट है, आपका इकोनॉमी डिपेंडेंट है एक सिंगल रॉ मटेरियल पे, और आप सिंगल रॉ मटेरियल का प्राइस डिपेंडेंट होता है इंटरनेशनल रेट पे। अब जब आप अपनी करेंसी का ही डिसाइड नहीं कर सकते, आपके पास ये पावर नहीं है कि आप करेंसी को डीवैल्यू या वैल्यू करें, तो आप कैसे वो एक्सपोर्ट को अफेक्ट कर पाओगे। इसका अफेक्ट फिर सेवियर इफेक्ट, जैसे क्या होता है, ये चेन इफेक्ट होता है, एक अफेक्ट एक जगह पे, फिर उसका अफेक्ट दूसरी जगह पे। अब आप इकोनॉमी का आपका कंट्रोल नहीं है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सिंस 1960s जो फ्रैंकोफोन स्टेट है, इनका इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन एन एवरेज 1.5% के करीब रहा है, जो कि इवन अगर हम किसी अफ्रीकन काउंटर पार्ट को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए घाना को, नाइजीरिया को, तो ये रेट उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। अब इन सारा मेरा कहने का मतलब से आप ये मत समझिए कि उन फ्रैंकोफोन कंट्रीज़ में जितनी भी समस्याएं हैं उस सब का रिस्पॉन्सिबल फ्रांस है। बट अगर एक कंट्री के पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ही नहीं है, तो आप सोचिए वो कंट्री डेवलपमेंट क्यों करे, कैसे करेगा। अब ये सिस्टम मेंटेन कैसा किया जाता है, आप ये समझिए। ये सिस्टम मेंटेन किया जाता है, पहले अब देखिए, जब फ्रांस जा रही थी तो उसने कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम डाला। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल देखते हो तो इंडिया में पार्लियामेंट्रियन सिस्टम आया, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। वैसे ही फ्रांस ने क्या किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पे लेके आए वो अफ्रीका के उन देशों में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में उनका ये मानना था कि आप एक इंडिविजुअल को बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हो, लाइक पार्लियामेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ढेर सारा इंस्टीट्यूशन हो, तो आपको मैनिपुलेशन में दिक्कत होगी। अगर एक प्रेसिडेंट है तो आप बहुत आसानी से उनको मैनिपुलेट कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि आप फ्रांस ने एक इलीट को बिल्ड किया, एक डिफरेंट बहुत सारे इलीट को बिल्ड किया कि मतलब वो फ्रैंकोफोन के इंटरेस्ट को सर्व करे। और इसमें ये भी बात नहीं कि वो बड़ा फिलैंथ्रोपिक होकर फ्रेंच के इंटरेस्ट को सर्व करे। हुआ क्या कि उस इलीट को मतलब पैसे का एक्सचेंज है, मान लीजिए $10 बिलियन का बेनिफिट हो रहा है फ्रांस को, तो $1 बिलियन या $500 मिलियन उन कंट्री के लीडर को दिया जा रहा है जो इस इंटरेस्ट को अभी भी सर्व कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिससे फ्रांस अभी तक इस चीज़ को बनाने में सक्सेसफुल रहा है, वो है मिलिट्री प्रेजेंस। फ्रांस के सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री प्लेटून स्टेशन है वो अफ्रीका में है। होता क्या है, जब भी कोई कंट्री इस सिस्टम के अगेंस्ट जाने का सोचती है, फ्रांस वहाँ की कंट्री को टॉपल कर देता है। इनफैक्ट
आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इन 1963 टोगो के प्रेसिडेंट थे सिल्वानस ओलंपियो। उन्होंने चाहा कि वो इस सिस्टम से अलग हो। उन्होंने अनाउंस किया कि हम अगले रात से हमारे पास एक न्यू करेंसी आएगी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा अगले ही दिन की उनकी असैसिनेशन हो गई। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, थॉमस संकारा, ह्यूबर्ट मागा, मोडिबो काइटो, डेविड डैको और ऐसे कितने सारे लीडर हैं जो भी मॉनेटरी इंडिपेंडेंस चाहते थे और उनका फ्रांस गवर्नमेंट ने इधर असैसिनेशन कराया और या तो उनकी सरकार को टॉपल कराया। फॉर अ सिंपल फैक्ट 1960 से अभी तक 40 के करीब मेजर इंटरवेंशन फ्रांस की गवर्नमेंट अफ्रीका में कर चुकी है। 1994 में एक स्कैंडल आया था, एल्फ स्कैंडल। एल्फ स्कैंडल से पता चला कि कैसे एल्फ जो एक मेजर ऑयल कंपनी थी फ्रांस की, वो अफ्रीकन लीडर्स को, कुछ अफ्रीकन लीडर्स को पैसे देती थी। वहाँ उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ ढेर सारे फ्रांस में, पेरिस में, कहीं कहीं अलग जगह पे थे। तो 1994 एल्फ स्कैंडल में वो खुलासा हुआ था। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि फ्रांस का जो कॉलोनियल पैटर्न था, तो फ्रांस ने क्या किया, अब एक सिंपल इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए कि ब्रिटेन ये मानता था कि चाहे आप ब्रिटेन की तरह ड्रेस कर लो, बोल लो, इंग्लिश आप बोल लो, लेकिन आप कभी भी एक ब्रिटिश सिटीजन नहीं मान सकते। वहीं पे अपोजिट पे फ्रांस का ये बिलीव था कि अगर कोई व्यक्ति फ्रेंच की तरह ड्रेस कर सकता है, फ्रेंच की तरह बोल सकता है, फ्रेंच की तरह गा सकता है, फ्रेंच की तरह पढ़ सकता है, तो वो एक फ्रेंच सिटीजन माना जाएगा, वो फ्रेंच का सिटीजन कहलाएगा और उसको उतना ही हक होगा उन रिसोर्सेज पे जितना एक फ्रेंच सिटीजन का होता है। तो फ्रेंच का जो पूरा कॉलोनियल पैटर्न था वो एसिमिलेशन का था, जिसके कारण लीडर्स जो पैदा हुए हैं वो बॉर्न तो हुए उस अफ्रीकन स्टेट में, लेकिन उनका जो माइंड है वो फ्रेंच कॉलोनियल माइंडसेट ही बना रहा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे जो मे बी छूट गए होंगे, जो मैं कहना चाहता था, बहुत जल्दी में छूट गए होंगे। तो हो सकता है आगे हम एक सीरीज़ में उसको और अच्छे तरीके से एसिमुलेट करें। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ सारे सोर्सेज डाल दूंगा। जैसे ये जो भी बातें मैंने कही है, ये कोई सेंसेशनल बात नहीं है, सब फैक्ट्स पे है। आप जब डेटा पढ़ोगे, टर्म पढ़ोगे, पेपर्स पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये रियल फैक्ट है। तो मैं कुछ सारे आर्टिकल्स अटैच कर दूंगा, जो भी इस चीज़ में ज़्यादा रिसर्च करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो देख सकता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।